नमस्कार, सत श्री अकाल, झूले सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हिजम राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्टिविस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अच्छा एनालिसिस करते हैं। हिजम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज का जो विषय है वो लद्दाख से रिलेटेड है, शेड्यूल 6 से रिलेटेड है और किस तरीके से भारत में टीम बी बनाई जाती हैं जो भारत के वोटरों की जो उनका जो मैंडेट होता है उसको किस तरीके से वो डाइल्यूट करती हैं और अपनी मर्जी की सरकारें जो हैं वो केंद्र में बनाई जाती हैं जो अपनी मनमानी करती हैं। तीनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम गहन अध्ययन के बाद हम लोगों ने बनाया है और आप लोगों से गुजारिश है कि सिटीजन्स वॉइस शो, जिसका हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों में शेयर कर सकें, क्योंकि ये जनता की आवाज है, आपकी आवाज है, आवाम की आवाज है और इसे सब तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। इससे पहले लद्दाख में शेड्यूल 6 को लेकर और लद्दाख की स्टेटहुड को लेकर जो एक प्रोटेस्ट सितंबर 15 से सोनम वांगचुक चला रहे थे, वो प्रोटेस्ट को कल इंडेफिनेट पीरियड के लिए स्थगित कर दिया गया। लद्दाख से और कारगिल से, लेह से और कारगिल से 3-3 मेंबरी टीम दिल्ली जाती है, गृह मंत्रालय में मीटिंग होती है और उसके बाद लेह डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि लेह एपेक्स बॉडी के सुम्पसान चेवांग चेयरमैन हैं, उनके को चेयरमैन हैं चेंग दोरजे लॉकरुक। वो कहते हैं कि हम सरकार से वार्ता करेंगे और जो भी दोषी हैं उनको सजा पहुंचाएंगे। 50 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सारी जिम्मेदारी जो है वो लोगों पर डाल दी है कि जो प्रोटेस्टर्स थे वही जिम्मेदार थे इस गैर जिम्मेदाराना वायलेंस के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का यह बयान है। एक कांग्रेस काउंसलर जो हैं स्टैंजन सीपैक को एक्यूज किया गया है कि सारी वायलेंस को भड़काने के लिए। मैं आपको उनकी एक फोटो जो काफी एक्स पर चल रही है वो दिखा देता हूं। एक मास्क में आदमी है, डंडा उसके हाथ में है, एक बॉल उसके हाथ में है। कहा जा रहा है कि इन्होंने वो दंगा भड़काया और जेन जी को मजबूर किया एक्शन करने के लिए। एक वीडियो भी आया है, मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। हिजम भाई, आपने ये वीडियो देखा और अब जो सारा दोष है वो सोनम वांगचुक पे मढ़ा जा रहा है कि सोनम वांगचुक हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस थ्रू प्रोएक्टिव स्पीचेस। अरब स्प्रिंग, जेन जी और एक फोटो और जो है मीडिया द्वारा लगाई जा रही है जिसमें मोहम्मद यूनुस के साथ गलबहियां करते सोनम वांगचुक। क्या एक जेन जी अपराइजिंग का आगाज किया सोनम वांगचुक ने? क्या लद्दाख के यूथ रिस्पॉन्सिबल हैं इस वायलेंस के लिए? और जो 4 सिविलियंस मरे हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी भी प्रोटेस्टर्स की है, ऐसे जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा है? आपका क्या कमेंट है इसमें? आतमजीत जी, आपका दर्शकों और मेरा भारत के जो दर्शक है और आपका इंटरनेशनल दर्शक है और मेरा हिंदी भाषी चाहे किसी भी देश, इस धरती की किसी भी जगह पर रहें, उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जूले। सबसे पहले आपकी सवाल था, इसके जिम्मेदार कौन? Who is the conspirator and who is the responsible? We must fix the responsible to the Home Minister of India, Government of India, and Mr. Amit Shah and Mr. Modi. Both are the conspirator and both are the responsibility for this violence. And those, the 4 innocent people who lost their life is a loss of the country. We must pay tribute to the all those who lost their life. हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उनका शांति की कामनाएं करते हैं, उनके परिवार के लिए एक सांत्वना हमारा तरफ से। आपने प्रश्न पूछा इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है?
सीधा सीधा 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो पे हम चलते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो पे प्रथम बीजेपी के मैनिफेस्टो पे 20 उन्होंने मैनिफेस्टो पे 20 पॉइंट्स उन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ प्रॉमिस किया है, यानी कि वादा किया है। आपको ये चीजें अगर आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन होंगे और उसके बाद आपको ये लाभ मिलेगा, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन was given to the Ladakhi people, which was led by Mr. Sonam Wangchuk and others. Mr. Sonam Wangchuk is well-known figure, engineer, innovator, reformist, educationist, and multi-dimensional personality. अलग-अलग आप सोनम वांगचुक को एक ही नजर से नहीं देख सकता। बेशक वो पहले सरकार के लोग थे, उन्होंने क्या गलतियां की, बात वहां पर नहीं है। बात यहां है, 4 लोगों की जान गए, 50 जख्मी हुए और लेह लद्दाख के जो आज जो हालात है, इसके जिम्मेदार कौन? यही तो है हमारा प्रश्न। और 6 शेड्यूल क्या चीज है? इसके सबके जिम्मेदार जो है सोनम वांगचुक को भी जो प्रोवोकेशन और लद्दाखियों को जो प्रोवोक किया है, ये सीधा सीधा जिम्मेदार बीजेपी है। दो 2019 का जो प्रॉमिस जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको शेड्यूल 6 मिलेगा। आपको लद्दाखी भाषा का 8वीं सूची में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल है, उसमें यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी भाषा जो है रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पार्लियामेंट में आप अपनी लद्दाखी भाषा में, भूटी भाषा बोलते उसको, वो उस भाषा में आप अपनी वक्तव्य या अपनी ओपिनियन, अपनी डिस्कशन वहां पर शेयर कर सकता है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो है एक 8 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज है, सिर्फ उसी भाषा से आप वहां पर अपनी बिजनेस पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीड कर सकता है। ये है 8 शेड्यूल। और उसकी कई साहित्य एकेडमी, कई लिटरेचर पे जो है एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन भारत सरकार देते हैं। और अलग अलग जो लद्दाखियों को 6 शेड्यूल देंगे, लद्दाखियों को वहां पर जो है अपनी सेल्फ गवर्नेंस देंगे। और अलग अलग बहुत सारे 20 पॉइंट्स जो है भारत जो बीजेपी पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में, अभी भी ये आपको सोशल मीडिया पर या कहीं सोनम वांगचुक की फेसबुक पेज हो या उसके एक्स पर आपको मिल जाएगा। आपका तीसरा जो प्रश्न वो था शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 6 हमारे जो आर्टिकल 244 का 6 क्लोज है, उसको शेड्यूल 6 के नाम से जाना जाता है। मैं तो कहूंगा हर भारतीय को ये किताब, आतमजीत जी आप एक बार नजर रखिए, ये किताब हर भारतीय को रखना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें जो जानकारी जो मिलना चाहिए, आपको चाहे कोई नॉवल पढ़े, चाहे किताब पढ़े, आप एकेडमिशियन हो या आप साइंटिस्ट हो, आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की जो जानकारियां जो है रखना चाहिए। ये हमारे जो सारे ग्रंथों से ज्यादा ये भारत का एक सर्वोपरि एक ग्रंथ है। ये इससे ज्यादा कोई धार्मिक किताब भारत के लिए नहीं है। 6 शेड्यूल क्या चीज है? 6 शेड्यूल जहां पर ट्राइबल एरिया हो, जहां पर एक वल्नरेबल एक कम्युनिटी हो, वल्नरेबल यानी कि इस धरती से मिटने के खतरा हो, एक वल्नरेबल कम्युनिटी हो और ट्राइबल लैंड हो और एक एथनिक कम्युनिटी हो, उस एरिया में शेड्यूल 6 की मान्यता दिया जाता है। ये उत्तर पूर्वी भारत
असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस जगह पर जो है उनको संरक्षण की अनुमति यानी कि इम्यून मिलता है। इसका अंदर एटोनोमस काउंसिल के अंदर इस शेड्यूल 6 के अंदर आपको 30 लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि समझिए कि ये जस्ट लाइक दिल्ली में हम काउंसिलर जो एमसीडी का जो काउंसिलर है उसी तरीके का 30 बॉडी का 30 बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होता है। ये एक स्पेशल बाकी जगह पर 30 का होता है और एक स्पेशल बोडोलैंड काउंसिल में 40 का है। ये लोग जाने इसको। ये एक तरीके का जो है सेल्फ गवर्नेंस, उसमें जो है उस एरिया का माइनिंग, उस एरिया का फॉरेस्ट, उस एरिया का जो रिवर्स, उस एरिया का हेल्थ, उस एरिया का पॉलिसिंग, यानी कि इस तरीके का जो है जैसे आप दिल्ली में एमसीडीज जो काम करते हैं इसी तरीके इंडिपेंडेंट बॉडी, ये बाहर आउटर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता, एटोनोमस बॉडी होता है। इसके इसीलिए जो उसका नाम एटोनोमस कहता है। जैसे सरकारी अस्पतालों में भी जो एम्स है, हेल्थ मिनिस्टर के सीधा हस्तक्षेप वहां पर भी नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरीके का हमारे जो गवर्निंग काउंसिल में एक एटोनोमस जो बॉडी ट्राइबल काउंसिल जो है, ये शेड्यूल 6 का जो है एक स्पेशल काउंसिल है। तो यही तो मांग रहा था। सितंबर 10, 2025 से जो सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन जो शुरू किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम वांगचुक का उस आंदोलन में जो वायलेंस जो हुआ, नो डाउट सोनम वांगचुक एक गांधीयन की तरह आज तक जो उसके जितनी जो वेरी डिप्लोमेटिक गांधीयन की तरह, डिप्लोमेटिक गांधीयन की तरह एक आंदोलन जो चला रहा था वो असफल हो गया। उन्होंने अपील की है 5 साल के मेरा मेहनत यानी 5 साल की रेगुलर जो रैली स्ट्राइक जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, ये असफल हो गया, मैं इसको विड्रॉ करता हूं करके जिस दिन जो वहां पर वायलेंस हुआ था वो उसने उसको विड्रॉ कर लिया। इससे पहले जो पिछले साल को पैदल मार्च अपनी समर्थकों के साथ हजारों तो नहीं बोलेंगे, कम से कम 500-800 के करीब जो है कुल्लू मनाली की रोड होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ने उनको सिंघू बॉर्डर में रोक दिया गया। यानी कि सरकार, हमारे सरकार बहुत सक्षम है किसी भी लोकतांत्रिक आवाज को किस तरीके से दबाना है। मैं इस मुद्दे पर जो है मैं सरकार को मैं तारीफ करना चाहूंगा, किसी भी आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। कितने भी बड़े आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसको गर्दन पकड़ के दबोचने में सरकार कामयाब है। जी, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं यम भाई, जो आपने बातें बोली उसको रिकैप कर दूं। आपने बताया जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल होती है वो ट्राइबल एरियाज में शेड्यूल 6 में कवर होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 स्टेट्स हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 30 होते हैं, जिसमें गवर्नर नॉमिनी 4 होते हैं, 26 जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग का वोट डाल के इलेक्ट होते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज से वो भी इलेक्ट होते हैं। आपने कहा था कि असम में 40 मेंबर काउंसिल है, तो वहां 10 एक्स्ट्रा है जी। बोरोलैंड नहीं, बोरो का बोरोलैंड में बोरो असम में 2-3 काउंसिल है। अच्छा, असम में 2-3 काउंसिल है। तो ये हाँ, जो एडीसीज हैं, बोरो डेवलपमेंट बोरो काउंसिल है, बोरो ये काउंसिल लोअर है। असम में। ठीक है। तो ये जो एडीसीज होते हैं या ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स होते हैं, दे कैन मेक लॉज ऑन कल्टीवेशन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सोशल कस्टम, मैरिज, गवर्नमेंट अप्रूवल। जो इनका एस्टैब्लिशिंग और मैनेजिंग होता है वो सोशल सर्विसेज यानी कि प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स, वाटरवेज, जैसे कि हमारी एमसीडी काम करती है। और दे कैन एसेस लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड ट्रेड्स, ग्रांट लाइसेंस और लीज फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक अथॉरिटी भी एडीसी को माना जाता है। इट कैन ऑल्सो स्टैब्लिश विलेज काउंसिल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स एंड कैन हैंडल ऑल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द डिस्ट्रिक्ट। मैंने सब सम अप ठीक तो कर दिया ये सारा इनका जो वर्क एरिया है एडीसीज का? आपने उसको विस्तार से बता दिया, मैंने सिर्फ जो संक्षेप में जो है थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था।
ठीक है। उसमें जो सबसे मतलब बड़ी जो प्रॉब्लम जो है, ये ट्राइबल लैंड जो है, ट्राइबल वास्तविक में बहुत ज्यादा एजुकेशन और इसमें फाइनेंशियली डेवलप ना होने के वजह से बाहरी जो ताकत जो है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, आई मीन मैं फॉरेनर्स की बात नहीं कह रहा हूं, अब इवन हमारे इंटरनली भी जो है उसको एक एट्रोसिटीज या उसको डिस्क्रिपेंसी, यानी कि उसको ऊपर एक दमनकारी नीति अपनाने की हमेशा कोशिश करता है। ट्राइबल हमेशा जो है अपनी लैंड, जन्म, जल, जमीन, जंगल को बचाने की कोशिश करता है। उसमें एक एनवायरमेंट संरक्षण की इम्यून उनको दिया जाता है। लद्दाख एक फ्रेजाइल लैंड है। हिमालय के जमीन जो है लैंडस्लाइड और उसकी बहुत जो लद्दाख जो है, लद्दाख एंड हिमालयन रीजन जो है, आपका कहने का मतलब है कि वहाँ की जो एक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है और उसमें उधर एक पॉल्यूटेड इंडस्ट्री उसको अलाउ नहीं करता, जो एनवायरनमेंट और लैंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जो कंस्ट्रक्शन जो कई वो जो है कंपनियां जो है उधर जो है, इनको काफी ज्यादा प्राकृतिक डिजास्टर से उसको जूझना पड़ता है। उधर का जमीन जो है एक पोल्यूटेड इंडस्ट्री या बहुत ज्यादा दबाव झेलने का कैपेसिटी नहीं है। ये तो सभी हिल एरियाज में है। आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, आपने देखा हिमाचल में क्या हो रहा है, अभी फ्लड्स जो आए उसमें कितना नुकसान हो गया, वही चीज लद्दाख में भी है। मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। मैंने जो आपको एक फोटो दिखाई मोहम्मद यूनुस के साथ सोनम वांगचुक की, और उसके बाद एफसीआरए की 2 महीने पहले इंक्वायरी शुरू होती है। एफसीआरए की इंक्वायरी में सोनम वांगचुक, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, आपने खुद ही कहा कि वहां की इकोलॉजी को बचाने के लिए वो एक मुहिम चला रहे थे, एक यात्रा भी लेकर आए थे। उसमें उनके ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत 2 महीने पहले जो एक केस दर्ज किया गया था, उसके तहत उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। उनका एक स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट जो है, उस पर एफसीआरए लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया जाता है। और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में सेकमॉल बोलते हैं उसको। ओके, और उसके बाद उनका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख, उस पर सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। तो एक सीबीआई इंक्वायरी, एक एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करना, उनको चिन्हित करना, और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी फोटो जो आज पूरे सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है। तो क्या सोनम वांगचुक विल बी द फॉल गाय, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है, मेरे पे यूएपीए लग सकता है, मैं 2 साल के लिए जेल जा सकता हूं। क्या कहना है आपका? नहीं, सीधा सीधा ये तो सोनम वांगचुक को पता था कि मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए 1974, जैसे हाल ही में जो है एक जम्मू कश्मीर का एक विधायक, उसको आम आदमी के विधायक जो पीएसए के अंदर जो है, डोडा का एमएलए जो है वो चले गए पोस्ट आर्टिकल 370। बहुत सारे जम्मू कश्मीर का जो नेता जो है, ताकि जो है उसके आवाज को तरीके से दबा पाए, यानी कि जो है वो 2 साल के लिए आराम करने अंदर चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, उसको मालूम था। जहां तक कि एफसीआरए के जो कहानी है, एफसीआरए में जो है कुछ उनके पास जो चंदा के पैसे आए थे, उन्होंने उसको कैश के तौर पर उन्होंने जमा किया था। उनका ये गलती है, उसको कैश के तौर पर 2,70,000 के करीब जो था वो उन्होंने कैश जमा किया। उसको चेक के हिसाब से, जो चेक से जमा होता तो उसको कोई मेरे ख्याल में जो है अच्छा होता। जो एफसीआरए का जो अकाउंट है पूरा ऑल इंडिया में एक ही अकाउंट होता है, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्ट्रीट में है। सिर्फ एक ही बैंक है, वो एफसीआरए की चंदा ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल ऑपरेट कर सकते हैं। एफसीआरए जो है हमारा देश से कम्युनिटी इंटरनेशनल वगैरह जो है उनके ऊपर जो है काफी उनके ऊपर भी बदनाम थे। बीबीसी हिंदी के ऊपर भी बदनाम थे एफसीआरए का गलत इस्तेमाल के, और कई नेताओं के जो है जो एनजीओ है उसके ऊपर एफसीआरए का इल्जाम है। जहां तक कि आपने अभी एक जो फोटो दिखाया था, जो बांग्लादेश का जो ऑफिशियलिंग प्राइम मिनिस्टर जो यूनुस के साथ जो है, तो सेम सिमिलर एक फोटो और भी वायरल हो रहा है यूनुस के साथ हमारा प्रिय प्रधानमंत्री पंत प्रधान
नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका हाथ मिलाते हुए। तो शायद अगर ये जानते हैं तो फिर वो भी लोगों को देखने का अधिकार है। देखिए, जो आपने पंत प्रधान की बात की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं क्योंकि उनका फॉरेन पॉलिसी के तहत वो सब प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं। सोनम वांगचुक ऑफिशियली कोई नुमाइंदे नहीं हैं भारत के, तो उनका मोहम्मद यूनुस को गले मिलाना उसके मायने और हैं, प्रधानमंत्री का मोहम्मद यूनुस से हाथ मिलाना उसके मायने और हैं। मैं आखिरी विषय पर आपके पास आता हूँ। अक्टूबर 6 को ऑलरेडी स्टेटहुड की और लद्दाख की जो शेड्यूल 6 की मीटिंग ऑलरेडी ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेवलपमेंट अलायंस यानी कि केडीए इनके साथ होनी तय थी। उससे पहले सितंबर 10 को सोनम वांगचुक एक आंदोलन शुरू करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, स्टूडेंट अनरेस्ट की बात करते हैं, जेन जी की बात करते हैं। तो क्या अक्टूबर 6 की टॉक से पहले ये जो फील्डिंग सेट की गई लद्दाख में, उसके बाद वायलेंस इंस्टिगेट हुई और दफ्तर जलाया गया भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये अक्टूबर 6 की टॉक्स को फेल करने की साजिश थी? मेरा सीधा सीधा सवाल है। आतमजीत जी, मैं घुमा फिरा करके फिर आपको ले जाऊंगा किसान आंदोलन में। 26 जनवरी, आपको याद होगा लाल किला पे जो घटना जो घटी है, और जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर से जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हटाए थे, दोनों में आपको काफी सिमिलरिटीज दिखाई देते होंगे। आपको याद होगा कि उसी जो 26 जनवरी का जो जो लाल किला के जो झंडा फहराया गया था, उसमें एक व्यक्ति जो है जिसका एक ही पोता था, उसको भी गोली मार के हत्या कर दिए गए थे। निहत्थे लोगों की हत्या किए गए थे। अगर उस किसान आंदोलन में किसी ने बंदूकें, किसी ने तलवार अगर इस्तेमाल किया तो आप बताइए। और इसी जो सोनम वांगचुक के जो शेड्यूल 6 की डिमांड पे अगर किसी ने अगर हथियार इस्तेमाल किए तो आप बताइए, सीधे सीधे किसी को निहत्थे लोगों को आप गोली मार के हत्या करोगे। और सबसे मजेदार की बात है तो उसमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन एक रिटायर फौजी भी है उसमें, जो जो मारे गए उसमें लद्दाख स्क्वाड का एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के जवान भी हैं उसमें। तो अगर आपका देश में ऐसे मॉब, ऐसे उपद्रवी अगर होता है, हो रहा है, तो सीधा सीधा आप गवर्नर और होम मिनिस्ट्री की फेलियर हम दिखाई देते हैं। आपकी नाकामी को छुपाने के लिए अब बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक आपने एक एक कांग्रेस का एक काउंसलर की आपने जो बात की, मैं उसमें आपत्ति जताता हूं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन वो बंदा जो है कांग्रेस का काउंसलर नहीं है। वो बंदा जो है, आप जो मार्क्स में हाथ में किसी टूटे हुए कुर्सी का जो एक हैंडल लेकर के जो जा रहे हो, किसी उसके हम शकल है वो। अब इसको जी, ध्यान तो से सुनिएगा। उसका मतलब है कि कांग्रेस पर और सोनम वांगचुक पर पूरा दोष मढ़ा जा रहा है इस प्रोटेस्ट का, इस वायलेंस का। 4 लोग जो मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हो गए, उसका सारा दारोमदार जो है वो कांग्रेस पार्टी और सोनम वांगचुक पे मढ़ा जा रहा है। मैं आखिरी सवाल पे आता हूं। कारगिल नहीं, उसमें डेमोक्रेटिक अलायंस, एक कांग्रेस से मिनट, तो कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस को तो एक्सपेल कह किया रहा गया था हूं उसे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मढ़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है, मढ़ा जा रहा है। मढ़ा जाना और दोषी में फर्क होता है। मैं मेरा समझता हूं, आखिरी सवाल मैं आपसे, हिंदी अच्छी तरीके से, मुझे जी ज्ञान है हिंदी मैं का। जी मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए, जिन्होंने स्पीयरहेड किया था मूवमेंट स्टेटहुड का भी और 6 शेड्यूल का भी, जैसे कारगिल डेवलपमेंट अलायंस है कारगिल में, ले एपेक्स बॉडी है, ले लद्दाख का डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वहां भी पास कर दिए हैं और सज्जाद कारगिल का एक वीडियो मैसेज आया है कि लोगों को कहा कि आप इंडोर्स रहिए क्योंकि यहां भी वायलेंस भड़क सकती है। जब स्टेटहुड मांगने की बात आती है, जब शेड्यूल 6 की बात आती है, तो सरकार इस तरीके की वायलेंस के द्वारा नेगोशिएशंस को खत्म कर देती है। क्या उनकी एप्रीहेंशन ठीक है? दूसरी बात,
क्या जो लेह में हुआ वो कारगिल में भी संभव है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को संयम बरतने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि कांग्रेस के पास तो इतने वर्कर ही नहीं है कि वो वायलेंस वहां पे कोई भड़का क्या किसी 50 लोगों को इकट्ठा भी कर सके। क्या उन्होंने जो कहा वो सही कहा, हिजम भाई? पूरा ले और कारगिल के पॉपुलेशन मिलाकर के 2,44,000, मैं 2.5 लाख उसको क्लेम करता हूं। आतमजीत जी, साउथ एक्स का जो पॉपुलेशन जो है वो मेरे ख्याल में जो है उससे कहीं गुना होंगे। लेह लद्दाख की जो डेमोग्राफी है, सिर्फ लेह लद्दाख मोटा मोटी 20-25 किलोमीटर ही है जो सबसे घना आबादी है। बाकी तो 2-3 सेक्टर है, हुंडर सेक्टर, तांगसे, मतलब कुछ वो जो है सिर्फ लेह से वो काफी दूर है, बहुत दूर है। आपको लेह पहुंचने के लिए 1 दिन चाहिए। सुबह 6 बजे निकलोगे, शाम को 4 बजे पहुंचेगा। तो लेह हेडक्वार्टर, लद्दाख की हेडक्वार्टर लेह में आपको इतनी जनसंख्या, उपद्रवी, आंदोलनकारी, खालिस्तानी वहां पर पहुंचना असंभव है। उतना आंदोलनकारी उधर इकट्ठा होना असंभव है। ये जम्मू कश्मीर 370 एब्रोगेशन के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 1974 के तहत कश्मीर को शांत किया गया। जैसे मणिपुर आज जलते हुए भी शांत है, उसी तरीके का कारगिल और लेह, कारगिल और लेह में उतना मतलब डिस्टेंस नहीं है आतमजीत जी, मतलब बहुत सीमित दायरे हैं वहां के। तो वहां के लोग कारगिल के और जो क्या नाम है, जो लेह के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनको साइलेंट कर दिया जाएगा। कारगिल के लोग एक्सपीरियंस्ड है, उनको सरकार और सरकारी मशीनरीज कैसे उनका साइलेंट करता है। क्योंकि पहले ये जो कश्मीर की जो मेन हिस्सा में जो कारगिल हिस्सा लेते रहे, कारगिल में किस तरीके से सरकारी मशीनरीज इस्तेमाल करते हैं उसको साइलेंट करने का कारगिल वाले को एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से कारगिल वाले जो है उनको इस वायलेंस से दूर रहने का सलाह दे रहे हैं। वास्तविक में वायलेंस नहीं होना चाहिए। आंदोलन किसी के दबा नहीं सकता। आंदोलन तो आंदोलन ही है। 1974 से अमित शाह का एक हुक्म भी है, 1974 से आंदोलन जो आ रहे हैं उसको उसकी खंगाला जाएगा। उनकी बैकग्राउंड कहां से, किसने उसको फंडिंग किया, उसका अंजाम कहां तक है, जेपी आंदोलन से लेकर के आज तक अन्ना आंदोलन तक उसको किसके फंड आ रहा था, उसकी नतीजा क्या रहा, इसको देखना चाहिए। हमारे जो अमित शाह जी का जो मिनिस्ट्री और जो जितनी आईवी, इतना एमआई है, जितनी जो उनकी मशीनरीज है, टूल्स है, उनको देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर निकले थे कि 1974 से जो है जितने आंदोलन है उसको खंगाला जाएगा। जी देखिए, जी। उमर अब्दुल्ला मैं हो, तो चाहे कोई भी जी उमर अब्दुल्ला जी हो, कोई भी अब्दुल्ला हो, उनका जो जो पावर जो है, वोल्टेज जो है उसको म्यूट किया गया है। उमर अब्दुल्ला के इतना वोल्टेज नहीं है जितना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की वोल्टेज है। तो मैं भारतीय जनता, हिजम भाई आपको रोकता हूँ, समय समाप्त हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हुर्रियत के चेयरमैन और कश्मीर के चीफ क्लर्क मिरवाइज उमर फारूक ने भी ये कहा है कि लेह का जो वायलेंस है वो आफ्टर चौक है। जो अगस्त 5 2019 को स्पेशल स्टेटस ऑफ एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख यूटी बनाया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में डेवलप किया गया, बांट दिया गया। आज तक कश्मीर को भी स्टेटहुड नहीं मिला है, ना लद्दाख को स्टेटहुड मिला है, और ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। आपका इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हिजम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। झूले झूले।